हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की ये जो हमारी वीडियो है हरियाणा जीके एमसीक्यू सीरीज की हमारी 10th वीडियो है। इससे पहले मैं आपको 9 वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो 9 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट से लेकर उन 9 वीडियो को देख सकते हैं। और जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद आप इस 10वीं वीडियो को भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो जो हमने पहले वाली 9 वीडियो डाली हैं उसमें मैंने आपको हरियाणा जीके एमसीक्यू सीरीज के 326 क्वेश्चनों को वहाँ पर कवर करवा दिया है। आज की ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम अपने लगभग 350 क्वेश्चनों तक कवर कर लेंगे, यानी कि 326 से और 350 तक के क्वेश्चनों को यहाँ पर हम कवर करने का काम करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 327 है, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थानेसर पर पूछा गया है। अगर यहाँ पर पूछता कि महमूद गजनवी ने हरियाणा पर फर्स्ट टाइम आक्रमण कब किया तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 1009 ईस्वी हो जाता। कितना हो जाता है, 1009 ईस्वी हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1014 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। आपको एक बात ध्यान रख लेनी है, जो महमूद गजनवी हैं इन्होंने हरियाणा पर 2 बार आक्रमण किया था। एक बार किया था 1009 ईस्वी में और एक बार किया था इन्होंने 1014 ईस्वी में। जो ये 14 वाला है, जो कि 1014 ईस्वी में इन्होंने किया था, ये हमारा फेमस वाला आक्रमण है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत पर इन्होंने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था गुजरात में, वो क्या फेमस है। तो इसी वजह से क्या है, इन्होंने हरियाणा पे 2 आक्रमण किए थे। एक किया था 1009 ईस्वी में और एक किया था 1014 ईस्वी में। 1014 ईस्वी वाला हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये फर्स्ट वाला भी ध्यान रख लेना है। जो ये फर्स्ट वाला आक्रमण था इन्होंने कहाँ पर किया था, अंबाला में एक नारायणगढ़ नामक जगह है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, ये आक्रमण किया था। लेकिन क्या होता है, ये आक्रमण कर रहा था तो ये वो यहाँ से क्या हो गए थे, यहाँ से ये वापस लौट गए थे। जो ये नारायणगढ़ है, इसके जो इस क्षेत्र के जो इंसान थे उन्होंने इसे क्या कर दिया था, यहाँ से वापस लौटा दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1014 ईस्वी में थानेसर पर इन्होंने दोबारा से आक्रमण किया। ये इसका सेकंड आक्रमण था हरियाणा पे। इसने यहाँ पे क्या किया था, इसने यहाँ पे 2 मंदिर थे। एक हमारा था स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जो कि हमारा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, थानेसर में है, जो कि कुरुक्षेत्र में आता है। इस मंदिर को इसने क्या किया था, नुकसान पहुँचाया था। और जो ये हमारा स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, इसका जो निर्माण है वो वर्धन वंश के जो शासक थे वो पुष्यभूति जी उन्होंने करवाया था। और इसका जो पुनर्निर्माण है, इसका पुनर्निर्माण करवाया था सदाशिवराव भाऊ ने, जो कि मराठा थे। ये आपको ध्यान रख लेना है। इन्होंने इस मंदिर के साथ साथ एक मंदिर में और इन्होंने क्या की थी, अपनी लूटपाट की थी, और वो मंदिर था हरियाणा का लक्ष्मी नारायण मंदिर। और जो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ पर चक्रा स्वामी महाराज जी की क्या रखी हुई थी, मूर्ति रखी हुई थी। इसको इन्होंने यहाँ से क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और जो ये महमूद गजनवी है, इन्हें क्या बोला जाता है, मूर्ति भंजक बोला जाता है। इन्होंने जो है भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। और उन 17 बार आक्रमण जो इन्होंने किए थे उनमें से जो फेमस वाला आक्रमण है वो हमारा 1025 में जो हुआ था, सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था गुजरात के, वो वाला हमारा फेमस आक्रमण है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, इन्हें मूर्ति भंजक बोला जाता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे। देखिए इन्हें क्या बोला जाता है, संत सिपाही। इनके ऊपर एक संत सिपाही नामक क्या है, पुस्तक आई है, पुस्तक लिखी गई थी। उसमें इन्होंने इनके करैक्टर के बारे में बताया गया कि इन्होंने संत की भूमिका भी यहाँ पर निभाई थी समाज में रहते हुए। और इन्होंने जब इनके धर्म पर संकट आ गया था तो इन्होंने सिपाही की भूमिका भी निभाई थी। तो उस पुस्तक में यही बताया गया है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि बंदा बहादुर जो थे उन्होंने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे। तो इन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह के कहने पर क्या किया था, संन्यास को छोड़ दिया था और युद्धों को अपनाया था। ठीक है, जो बंदा बहादुर सिंह है जी हैं, इनके जो बचपन का नाम है वो क्या था, माधोदास था। इन्हें बंदा बैरागी भी कहा जाता है। बाद में इन्हें क्या कहा जाने लगा, जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था तो इन्हें बंदा बैरागी कहा जाने लगा था। और बाद में इन्हें क्या कहा जाने लगा, बंदा सिंह बहादुर इन्हें कहा जाने लगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। इन्होंने जो अपना सैनिक मुख्यालय बनाया था, जब ये युद्ध करते थे और युद्ध के टाइम पे जो सैनिक होते हैं उनको एडवाइस देने के लिए जो इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, वो कहाँ पर बनाया था, श्री खांडा गाँव, जो कि सोनीपत है। इसमें इन्होंने क्या किया था,
अपना मुख्यालय बनाया था। और ये सिरिखांडा जो गांव है कहाँ पर आता है, हमारा सोनीपत में आता है। और बहादुर सिंह की क्या है यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है। जो ये हमारा सिरिखांडा गांव सोनीपत है, यहाँ पर क्या की गई है, इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। ये भी आपको ध्यान रख लेना। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रख लेना है, जो ये हमारे बंदा सिंह बहादुर है, इन्होंने विश्व में जो सिख है, सिखों की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो किसे बनाया था, वो इन्होंने लोहगढ़ को बनाया था। और जो लोहगढ़ है वो यमुनानगर जिले का हिस्सा है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेना है। ये पूछा जाता है कि जो हमारे सिख है, सिखों की फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी। तो जो सिख है, सिखों की फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी, वो थी लोहगढ़ किला, जो कि कहाँ पर हमारे यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए हमारा है सलारगंज गेट, सेकंड हमारा है कोस मीनार, थर्ड हमारा है काबुली बाग और फोर्थ हमारा है काला अम्ब। तो देखिए ये जो सारे के सारे ऑप्शन है ये कहाँ पर है, हमारे पानीपत में है। तो यहाँ पर पूछा गया कि तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल कौन सा है। तो जो ये हमारी तीसरी लड़ाई है इससे संबंधित जो स्थल है वो हमारा काला अम्ब है। यहाँ पर क्या है, बोला जाता है कि यहाँ पर जो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रख लेना, जो हमारी जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी, ये हुई थी 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। और इसमें क्या हुआ था, अफगानों के बीच में और या मराठों के बीच में हुई थी। अफगानों की साइड से इसमें कौन थे, अहमद शाह अब्दाली थे। और मराठों की साइड से इसमें कौन थे, सदाशिवराव बाऊ थे। तो इसमें क्या होते हैं, अफगानों की जीत हो जाती है और मराठा जो है उनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और जब मराठाओं की हार हो जाती है तो मराठाओं ने क्या किया था, जो हमारा जो देवी मंदिर में तालाब है उसका क्या करवाया था, इन्होंने निर्माण करवाया था। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया सलारगंज गेट। तो जो ये सलारगंज गेट है ये भी हमारा पानीपत में ही है। और ये किसे बनवाया गया था, हैदराबाद के जो शासक थे उसके लिए ये बनवाया गया था। जो ये हमारी कोस मीनार है ये किसने बनवाई थी, ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। और जो ये हमारी काबुली बाग है ये भी हमारी पानीपत में ही है। और ये हरियाणा में मुगलों की सबसे पुरानी क्या है, मस्जिद है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। काबुली जो है वो बाबर की वाइफ थी और इसी के नाम पर इन्होंने क्या करवाया था, बाबर जी ने जब ये पानीपत की पहली लड़ाई को जीत गए थे तो उसकी खुशी में इन्होंने काबुली बाग मस्जिद का यहाँ पर क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और आपको ये भी ध्यान रख लेना, जो ये काला अम्ब नामक जगह है यहाँ पर आम के पेड़ हुआ करते थे, जो कि मराठाओं के खून की वजह से क्या हो गए थे, काले हो गए थे। तो इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, काला अम्ब बोला जाता है। तो ये हमारा जो तीसरी लड़ाई है काला अम्ब से रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के कारण नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आपने क्वेश्चन को समझना अच्छे से। देखिए यहाँ पर पूछा गया, जो औरंगजेब है उसके शासनकाल के दौरान 1669 ईस्वी में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ये हुआ था हमारा जाट विद्रोह, जो जिसका नेतृत्व किसने किया था, गोकुल जाट ने किया था। साथ के साथ आपको ये ध्यान रख लेना, जो ये हमारा सतनामी विद्रोह है ये भी औरंगजेब के खिलाफ ही हुआ था। और ये कब हुआ था, 1672 ईस्वी में हुआ था। नारनौल में मुंडिया नामक जगह है वहाँ पर यह हुआ था। इसे सतनामी संगठन भी बोला जाता है। और जो ये सतनामी संगठन है इसकी जो स्थापना है वो 1543 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, संत वीरबान के द्वारा की गई थी, जो कि विजेसर नारनौल से इनका संबंध है। जो ये संत वीरबान जी है इनके जो गुरु है वो उदयदास जी है। और जो ये हमारे उदयदास जी है इनके जो गुरु है वो हमारे रैदास है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसी वजह से जो ये हमारा सतनामी संप्रदाय है इसे क्या बोला जाता है, रैदासी संप्रदाय भी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था। तो देखिए ये आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो 5 नवंबर 1556 को हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी, एक साइड थे हमारे मुगल यानी कि अकबर, और सेकंड साइड थे जो थे वो थे हमारे हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर पूछा गया जो मुगल शासक अकबर के समय पर रेवाड़ी का शासक कौन था। तो वो हमारे जो शासक थे वो थे हेमचंद्र, जो कि हेमू डूसर जाति से संबंध रखता था, जो कि माछरी गांव अलवर जिला राजस्थान से इनका संबंध है। बाद में ये क्या हो जाते हैं, रेवाड़ी में आकर बस जाते हैं। और रेवाड़ी में आकर जब ये बस जाते हैं तो ये किस चीज़ का व्यापार करने लगते हैं, यहाँ पर नमक का व्यापार करने लगते हैं। तो ये इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर सुर शासकों के यहाँ पर नौकरी करनी शुरू की थी। उसके बाद ये नमक का व्यापारी बन गया था। और आदिल शाह द्वारा पीएम के पद पर इसे नियुक्त कर दिया गया था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो ये हमारा हेमचंद्र विक्रमादित्य है ये हमारा अंतिम सुल्तान था, जिन्होंने खुद को विक्रमादित्य की क्या दी थी, उपाधि भी दी थी। तो ये आपको भी ध्यान रख लेना है।
और ये आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारी पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर की साइड से इसमें कौन था? बैरम खान था इसका संरक्षक, क्योंकि उस समय पे जो अकबर था उसकी एज क्या थी? कम थी। तो इस वजह से जो इसका संरक्षक था बैरम खान, उन्हीं को क्या किया गया था? उन्हीं के संरक्षण में ये लड़ाई लड़ी गई थी। और हेमू को क्या है, शाह कुली खान ने गिरफ्तार कर लिया था। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमू को गिरफ्तार किसने किया था? तो हेमू को गिरफ्तार किया था शाह कुली खान ने, लेकिन इसका सर धड़ से अलग किसने किया था? यानी कि जो हेमू है, हेमू को मौत के घाट किसने उतारा था? बैरम खान ने उतारा था। बैरम खान ने इनकी जो गर्दन होती है उसको क्या कर दिया था? तलवार के साथ काट दिया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेमचंद्र विक्रमादित्य को गिरफ्तार करके कौन लाया था, तो शाह कुली खान हमारा आंसर हो जाएगा। और ये पूछा जाए कि हेमू की मृत्यु किसने की या हेमू को किसने मारा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैरम खान हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रख लेना, जो हेमू है उसके हाथी का नाम एक बार HSSC ने पूछा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाथी का नाम क्या था? हवाई था। और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? सेंधापुर में है। और देखिए ये बोला जाता है, जो HSSC है, HSSC ने अब तक जितने भी क्वेश्चनों में, जितने भी पेपरों में ये क्वेश्चन पुट किया है, यही पूछा है कि हेमू का मकबरा कहाँ पर है। लेकिन आपको ये ध्यान रख लेना है, हेमू का मकबरा नहीं है, बल्कि हेमू की क्या है? समाधि है। क्योंकि हेमू क्या था? एक हिंदू शासक था। और जो हिंदू शासक होते हैं उनकी क्या होती है? समाधियाँ होती है, मकबरे नहीं होते हैं। मकबरे जो ये मुसलमान लोग होते हैं, इनके क्या होते हैं? मकबरे होते हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। हेमू की समाधि जो हमारे सेंधापुर है, सेंधापुर गांव है, वहां पर है। सेंधापुर जो गांव है वो पानीपत जिले के अंतर्गत आता है, तो वहां पर क्या है? इनकी समाधि है। और ये आपको ध्यान रख लेना है, जो ये हमारे हेमचंद्र विक्रमादित्य है, ये हेमू की हवेली कहाँ पर है? कुतुबपुरा गांव में है, जो कि रेवाड़ी में आता है। और ये कुतुबपुरा गांव में आकर ही बसना इन्होंने स्टार्ट किया था, रेवाड़ी में। और इसके बाद से इन्होंने क्या किया था? नमक का व्यापार यहाँ से इन्होंने करना शुरू किया था। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1687-88 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ रुके थे? जो ये बंगानी नामक जगह है, ये हमारी हिमाचल प्रदेश में है। और जब गुरु गोविंद सिंह जी पोंटा साहिब से आनंदपुर जा रहे थे, उस समय पर ये कहाँ पर रुके थे? ये पूछा गया है। तो ये रुके थे हमारा गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, जो कि गुरुद्वारा नाड़ा साहिब है, ये हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर ड के बजाय ये वाला ड आएगा। तो ये जो हमारा गुरुद्वारा नाड़ा साहिब है, ये हमारा पंचकुला में है। बहुत ही फेमस जो ये गुरुद्वारा है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रख लेना है, जो हमारा गुरुद्वारा कपाल मोचन है, यहाँ पर क्या है? जो हमारे गुरु गोविंद सिंह हैं जी हैं, इन्होंने क्या किए थे? अपने शस्त्र धोए थे। और इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? शस्त्र घाट बोला जाता है। और जो ये हमारा कपाल मोचन जो ये गुरुद्वारा है, ये हमारा यमुनानगर में है। और जो कपाल मोचन का मेला है वो भी हमारा कहाँ पर लगता है? यमुनानगर में लगता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई कब लड़ी गई थी? देखिए ये बेसिक सा क्वेश्चन हो सकता है, और मैं आपको सिर्फ ये बताकर चल पड़ूँ यहाँ से कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी, अगर मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये 1526 में हुई थी, और मैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाऊं तो ये आपके लिए क्या होगी? नाइंसाफ़ी होगी। इसके साथ के साथ जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वो सारे बताकर चलूंगी यहाँ पर। ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है और सभी को पता है। फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल, थर्ड बैटल के बारे में सभी ने पता है कब हुई थी। लेकिन यहाँ पर आपको ना जो ये एक्सप्लेनेशन है इस पर ध्यान देना है, और साथ के साथ क्वालिटी पर भी ध्यान देना है, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना। देखिए यहाँ पर हम कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन को तो यहाँ पर कवर कर ही लेंगे, और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर कवर करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है आपने, और अपने फ्रेंड सर्कल में बताना है कि ये वीडियो है, इसको देखो जाकर अच्छे से, ठीक है। अब देखिए जो ये हमारी पानीपत की फर्स्ट लड़ाई थी, आप सभी को पता है कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। लेकिन आपको ध्यान रख लेना है, जो बाबर का साथ है वो किसने दिया था? मोहम्मद उगली ने दिया था। और पानीपत में दोनों सेनाओं का सामना कब हुआ था? वो 12 अप्रैल 1526 को हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। देखिए जो ये दोनों सेनाएं हैं, यहाँ से मान के चलिए ये बाबर की सेना आ रही है, यहाँ से मान के चलिए ये हमारी किसकी सेना आ रही है? इब्राहिम लोदी की सेना आ रही है। इन दोनों के बीच का जो ये सेना यहाँ पर मिली थी, इनका सामना कब हुआ था? ये सामना हुआ था 12 अप्रैल 1526 को। लेकिन ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को।
किस किस के बीच में हुआ था, हमारा बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। देखिए क्या होता है, इब्राहिम लोदी के पास क्या थे, ज़्यादा सैनिक थे, बाबर के पास कम सैनिक थे, लेकिन फिर भी इस युद्ध को क्या है, बाबर की इस युद्ध में क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। किस वजह से होती है, जो बाबर है फर्स्ट तो पहली बात तो उसने क्या किया था, तोप खाने का प्रयोग किया था, क्योंकि इसके पास तोप थी तो इसने तोपों का प्रयोग किया था, इस वजह से ये युद्ध को जीत गया था। और सेकंड इसने क्या किया था, तुलगमा युद्ध नीति को अपनाया था। तो इसने क्या किया था, अपने सैनिकों को ना इस तरीके से ना फैला दिया था। और ये जो इब्राहिम लोदी है इसकी सेना को लगा था कि ये तो बहुत सारे सैनिक हैं, लेकिन इसके पास महज 1200 सैनिक हुआ करते थे और इसके पास लगभग 1 लाख के करीब सैनिक थे इब्राहिम लोदी के पास, और बाबर के पास करीब 1200 सैनिक थे। 1200 सैनिकों ने क्या किया था, 1 लाख सैनिकों को क्या कर दिया था, हरा दिया था और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। तो इन्होंने क्या किया था, तोपखाने का प्रयोग किया था। और जो इसकी तोप चलाने वाले थे उनके नाम है, एक का नाम था मुस्तफ़ा अली और एक का नाम क्या था, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। दोनों के नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं अच्छे से कि मैम इसका नाम ये था और उसका नाम ये था। दो तोपची थे, बाबर के विश्वसनीय तोपची थे, उनका नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए जो ये हमारे इब्राहिम लोदी हैं, यह ऐसे शासक हुए हैं जो कि युद्ध स्थल में ही क्या कर गए थे, मारे गए थे। और जो ये इब्राहिम लोदी है इसका मकबरा कहाँ पर है, पानीपत में है, ये आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारे हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं उनका मकबरा भी कहाँ पर है, हमारा पानीपत में है, सोंदापुर गांव में। और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी हमारा पानीपत में है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और जब बाबर की जीत हो जाती है तो इस जीत की खुशी में बाबर क्या करता है, काबुली बाग का, काबुली मस्जिद का और काबुली महल का, इन तीनों का क्या करता है, निर्माण करवाता है पानीपत में। काबुली क्या थी, इनकी वाइफ का नाम था, इसकी वजह से इन्होंने जितनी भी चीज़ें बनवाई थी पानीपत में, जैसे कि काबुली बाग हो गया, काबुली मस्जिद हो गई और हमारा काबुली महल हो गया, इन सभी चीज़ों के आगे इन्होंने क्या लगवाया था, काबुली लगवाया था, क्योंकि काबुली इनकी क्या थी, पत्नी थी और पत्नी को रिस्पेक्ट इन्होंने क्या की थी, दी थी, तो इसलिए इन्होंने काबुली नाम को आगे लगाया था। और जो ये हमारी काबुली बाग मस्जिद है, ये हरियाणा में मुगलों की सबसे पुरानी इमारत है और सबसे भव्य इमारत भी यही थी, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर देना है कमेंट बॉक्स में कि 2 तोपची जो थे उनका नाम क्या क्या था। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की जो है क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, तराइन के सेकंड युद्ध, जो कि तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1192 ईस्वी में हुआ था, ये आप सभी को पता है। फर्स्ट हमारा 1191 ईस्वी में हुआ था। में किस शासक की हार के बाद मुस्लिम शासक ने अग्रहार क्षेत्र पर शासन किया था। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है अच्छे से। जो हमारा तराइन है, तराइन का जो पहले नाम था वो क्या हुआ करता था, आजमाबाद हुआ करता था। आजमाबाद के बाद इसका नाम क्या पड़ गया, तरावड़ी पड़ गया। आजकल हम इसे तरावड़ी ही बुलाते हैं। और तरावड़ी कौन से जिले का हिस्सा है, हमारा करनाल जिले का हिस्सा है। जो ये हमारी तराइन की लड़ाई है ये 3 हुई है, एक हुई है 1191 ईस्वी में, एक हुई थी हमारी 1192 ईस्वी में और एक हुई थी हमारी 1215 ईस्वी में। जो ये हमारी 1215 वाली ईस्वी में हुई थी, ये कोई खास लड़ाई नहीं है, ये कोई ऐतिहासिक लड़ाई नहीं है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ये ऐतिहासिक लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपस में ही हुई थी, जैसे एक पारिवारिक लड़ाई होती है ना, उस तरीके से ये लड़ाई हुई थी। तो ये ऐतिहासिक लड़ाई नहीं है, बल्कि जो है ये हमारी 1191 वाली और जो ये हमारी 1192 वाली लड़ाई है, ये हमारी ऐतिहासिक लड़ाई है। देखिए क्या होता है 1191 वाली लड़ाई में क्या होता है, जो फर्स्ट बैटल थी तराइन की, उसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में क्या होती है, ये लड़ाई होती है। इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। फिर मोहम्मद गौरी वापस गौरी चला जाता है, गजनी चला जाता है, ये वापस गौर प्रांत का ये रहने वाला था और ये वहाँ पर वापस चला जाता है। तो फिर क्या होता है, उसके पीछे से जब ये चला जाता है तो जो ये पृथ्वीराज चौहान जी हैं, इनको क्या है, जयचंद जो इनके फ्रेंड थे उनकी बेटी थी सुयोगिता, उससे क्या हो जाता है, लव हो जाता है। और जैसे ही लव हो जाता है तो ये सुयोगिता को लेकर अपने साथ कहीं चले जाते हैं। तो तब राजा जयचंद मोहम्मद गौरी को लेटर लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने हमारे साथ ऐसा किया है, आप आइए और इसके साथ युद्ध कीजिए, हम आपका क्या देंगे, साथ देंगे, हम आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में क्या करता है, मोहम्मद गौरी दोबारा आता है और आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर। जैसे ये पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है तो पृथ्वीराज चौहान की जो ये सेकंड लड़ाई होती है हमारी 1192 ईस्वी में,
इसमें क्या हो जाती है, हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी की इसमें जीत हो जाती है। और इसमें जो मोहम्मद गोरी का साथ दे रहे होते हैं वो कौन दे रहे होते हैं, राजा जयचंद दे रहे होते हैं, जो जिनकी जो पुत्री थी सुयोगिता थी, जिसको पृथ्वीराज चौहान अपने साथ कहीं पर ले गए थे। ठीक है, तो ये स्टोरी है, आपको ध्यान रख लेनी है अच्छे से कि फर्स्ट में मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है, सेकंड में मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। जीत होती है तो किस वजह से होती है, राजा जयचंद की वजह से होती है। और इनका एक दृढ़ संकल्प भी था मोहम्मद गोरी का कि मुझे क्या है, पृथ्वीराज चौहान को हराना है। साथ के साथ आपको ये ध्यान रख लेना है, जब 1192 की ईस्वी की लड़ाई होती है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, तो मोहम्मद गोरी इन्हें अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और इनके साथ साथ इनका एक राइटर भी था चंद्र बरदाई, उनको भी वो साथ लेकर जाते हैं। और जो चंद्र बरदाई हैं उन्होंने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक को लिखा है। इसको पुस्तक को लिखा था इन्होंने, लेकिन ये जब यहाँ ये क्या है, मोहम्मद गोरी इनको वापस वहाँ पर ले जा रहे थे जहाँ पे ये रहते थे, तो बाद में जो ये पुस्तक लिख रहे थे वो पुस्तक आधी रह जाती है। तो उसको कंप्लीट किसने किया था, जो ये चंद्र बरदाई थे उनके जो पुत्र थे, यानी कि जो इनके बेटे थे, उन्होंने उसको क्या किया था, पूरा किया था। और उसका नाम क्या था, जलहन था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। शायद मैंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताया, आपको वैसे अच्छे से समझ आ ही गया होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। तो ये किया था हमारा अर्णवराज ने, जो कि कब किया था, 1139 ईस्वी में किया था। देखिए क्या होता है, सेना द्वारा यमुना नदी के पानी को गंदा किया था, जिसके कारण हरियाणा की महिलाओं ने आंसू बहाए थे। तो ये जो अर्णवराज था, ये इसकी जो सेना थी उसने क्या कर दिया था, जो यमुना नदी का पानी था उसको गंदा कर दिया था। इस पानी को गंदा होने की वजह से जो हमारे हरियाणा है, हरियाणा की जो लेडीज है, उन्होंने क्या किए थे, इस बात की वजह से अपने आंसू बहाए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अर्णव राजा जो है हरियाणा में चौहानों का प्रथम आक्रमण था ये, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल काल में हरियाणा प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था। तो जो जनपद होते थे, देखिए आपको पता होगा पहले हमारे मुगल काल में हमारे भारत में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में से सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो हमारा मगध महाजनपद था। और ये पूछा गया, जो मुगल काल आ गया था हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था। तो जनपदों का स्थान ले लिया था खाफों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो ये हमारा हरियाणा है, हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है भगवान का वास। जो हरियाणा है वो संस्कृत भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस अयाना। हरि का अर्थ होता है विष्णु और अयाना का अर्थ होता है निवास, या फिर हरि का अर्थ क्या होता है, भगवान भी होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भगवान का वास या फिर विष्णु का निवास इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अब आपको ये ध्यान रख लेना है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूछा गया कि किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था। तो ये था हमारा स्कंद पुराण में। देखिए जो हमारा वामन पुराण है संस्कृत भाषा में लिखा गया था महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा। इसमें क्या किया गया है, भगवान विष्णु के वामन अवतार की इसमें महिमा का वर्णन किया गया है। वामन का अर्थ होता है छोटा, नाटा, ठीक है। हरियाणा के इसमें 7 जंगलों का भी वर्णन किया गया था और हरियाणा में बहने वाली नदियों का भी इसी में वर्णन किया गया था। कौन से पुराण में, वामन पुराण में, जो कि महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। विष्णु जी के बारे में, हरियाणा के जंगलों के बारे में और हरियाणा में बहने वाली नदियों के बारे में इसमें क्या किया गया था, वर्णन किया गया था। उसके बाद हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो हरियाणा है, हरियाणा को रज हरियाणा या फिर रजत हरियाणा के नाम से जाना गया है। और 8वें मंडल का 25वां श्लोक की 22वीं ऋचा में ये हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अथर्ववेद है या फिर जो हमारी मनुस्मृति है, उसमें जो है हरियाणा को भ्रम ऋषि व ब्रह्मा की उत्तरवेदी कहा गया है। जो हमारा स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में हरियाणा को कुमारिका खंड में जो हरियाला कहा गया है। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा है। आर्यना का अर्थ है आर्यों का घर। GC अवस्थी ने ऋग्वेद से उत्पन्न कहा है। और जो वर्धन काल है, यानी कि जो हमारा वर्धन काल का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो हर्षवर्धन था। जो वर्धन काल हमारा हुआ था उसमें इसे क्या कहा गया था, श्रीकंठ जनपद कहा गया था। जो हमारे महाराज कृष्ण है उन्होंने इसे हरना कहा है और हरना का अर्थ होता है लूटपाट का केंद्र। और जो हमारे यदुनाथ सरकार है इन्होंने क्या कहा था, हरियाल कहा था। और जो हमारा
महाभारत काल हुई थी हमारी, उसमें हरियाणा को क्या कहा गया था, बहुधान्य कहा गया था। और बहुधान्य किस वजह से कहा गया था, क्योंकि जो कुरुओं के द्वारा 58 या फिर 58 में भी 58 कोस की जो भूमि को जोतकर खेती करने का काम किया गया था, और उस खेती में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा अनाज की उपज हुई थी। तो उस वजह से हरियाणा को महाभारत काल में क्या बोला गया था, बहुधान्यक बोला गया था। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाभारत का मूल नाम क्या है। तो जो ये हमारी महाभारत है, इसका जो असली नाम है वो क्या है, जय संहिता है। पांचवा वेद भी इसे कहा जाता है, पंचम वेद। महाभारत का जो युद्ध है वो 900 ईस्वी पूर्व हुआ था। अधर्म पर धर्म की जीत का ये प्रतीक है। और ये कौरवों और पांडवों के बीच में ये युद्ध हुआ था। कौरवों की इसमें हार हो गई थी और पांडवों की इसमें क्या हुई थी, जीत हुई थी। और पांडवों का साथ कौन दे रहे थे, भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। और इसके बाद क्या हो गया था, ये युद्ध समाप्त हुआ था जब क्या हो गया था, कलयुग की शुरुआत हो गई थी। देखिए सबसे पहले द्वापर युग हुआ था, उसके बाद फिर महाभारत युद्ध हुआ था, फिर कलयुग आ गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये हमारा महाभारत युद्ध है किन दो युगों के बीच में हुई थी। तो ये द्वापर युग और कलयुग के बीच में क्या हुई थी, ये महाभारत हुई थी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है। जो हमारा गोहाना है, गोहाना का नामकरण राजा पृथ्वीराज चौहान की वजह से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के निम्न ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई के 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये हमारा राखीगढ़ी हिसार से मिले हैं। जो ये राखीगढ़ी हिसार है, इसकी खोज जो है सूरजबान ने की थी और इसकी जो खुदाई है वो अमरेंद्र नाथ दत्त ने की थी। नर्मदा का कंकाल मिला है जिसे प्रेमी जोड़ा भी कहा जाता है। और भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल था। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पर सही सुमेलित है, हाँ तो देखिए ये आपने देखना है। राखीगढ़ी जो है वो फतेहाबाद में है, नहीं है। जो हमारा राखीगढ़ी है वो कहाँ पर, हमारे हिसार में है। जो हमारा बनावली है वो कहाँ पर है, फतेहाबाद में है, ना कि यमुनानगर में है। जो हमारा कुनाल है वो भी हमारा फतेहाबाद में है, ना कि कुरुक्षेत्र में। और जो ये कुनाल है ये हरियाणा में पहली बस्ती थी ये, जो कि कुनाल है फतेहाबाद में। और यहाँ से हमें क्या मिला है, राजा का मुकुट मिला है। तो यहाँ पर पूछा गया कि सही सुमेलित कौन सा है। तो सही सुमेलित कौन सा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो मित्ताथल है हमारा कहाँ पर है, भिवानी में है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो जो ये कहाँ से प्राप्त नहीं हुई है, आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो ये पलवल से भी मिली थी, हथिन से भी मिली थी, बाडर से भी मिली थी। तो यहाँ पर शायद से नहीं पक्का यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर ये पूछा गया कि यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो ये हमें पलवल से प्राप्त हुई है, हथिन से भी प्राप्त हुई है और बाडस से भी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबोव, सभी इस जगह से हमें क्या हुई है, ये प्राप्त हुई हैं। और हरियाणा से प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्तियां कौन सी है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हैं। और यक्ष युधिष्ठिर संवाद कहाँ पर हुआ था, ये हमारा हरियाणा के पानीपत जिले में एक सीख पाथरी गांव है, वहां पर क्या हुआ था, यक्ष और युधिष्ठिर का आपस में क्या हुआ था, संवाद हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया था। तो देखिए जो ये तैमूर था, इन्होंने 1398 ईस्वी पे हरियाणा पे आक्रमण किया था। तो इसने हिसार, सिरसा, फतेहाबाद इन सभी पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे। तो जो ये हमारा आधुनिक हरियाणा है, और जब महाजनपद हुआ करते थे 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन सा था, हमारा मगध था। तो उस समय पे जो हमारा आधुनिक हरियाणा है, कौन से अक्षेत्र हुआ करते थे, तो ये हुआ करते थे हमारा कुरु और पांचाल। तो ये दो हमारे अक्षेत्र वहां पर उस टाइम पर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन पुराणों के आधार पर कुरुक्षेत्र की सीमा कितने कोस बताई गई है। तो वहां पर मुझसे मिस्टेक से बोला गया कि 58 कोस भूमि नहीं जोती थी, टोटल 48 कोस क्या थी, भूमि जोती थी कुरुओं द्वारा। तो ये क्या है, 48 कोस की भूमि बताई गई है पुराणों के आधार पर कुरुक्षेत्र की। आर्यवंशी कुरुओं द्वारा खोदा गया क्षेत्र क्या था, कृषि के उद्देश्य से इसको खोदा गया था। और जब इसे में सबसे ज्यादा जो
जो उम्मीद लगाई गई थी उस उम्मीद से ज़्यादा कृषि हुई थी, तो इसे क्या बोला गया था, बहुधान्यक बोला गया था। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाभारत काल में आर्यवंशी कुरुओं द्वारा उपजाई गई हरियाणा की भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? आदिरूपा के नाम से जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? धर्म अक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामन पुराण कथा के अनुसार राजा कुरु ने कौन से वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? तो ये द्वैध वन में क्या किया था, इन्होंने हल चलाया था। द्वैध वन में हल चलाया था कुरु ने, और क्या कर दिया था, कुरुक्षेत्र को आबाद कर दिया था। वामन पुराण जो है संस्कृत भाषा में महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें मैंने आपको बताया भगवान विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है, हरियाणा की नदियों का भी वर्णन है, और हरियाणा के 7 बड़े वनों का भी इसमें क्या है, वर्णन है। और जो ये 7 बड़े वन हैं, इनमें से जो एक वन है वो द्वैध वन है, इसमें भी इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के अनुसार हरियाणा का कौन सा क्षेत्र घोड़ों और गायों की सबसे ज्यादा संख्या के कारण प्रसिद्ध था? तो ये हमारा रोहतक उस समय पर प्रसिद्ध था। महाभारत समय के बाद की ये बात हो रही है। महाभारत का युद्ध है जो 900 ईस्वी पूर्व हुआ था, रामचंद्र चौधरी जी के अनुसार ये कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में रोहतक क्षेत्र का पूज्य देवता निम्न में से कौन था? तो जो ये हमारा रोहतक था, इसका जो पूज्य देवता था वो कौन था? महाभारत के समय में भगवान कार्तिकेय था। ठीक है। अब हमारे 350 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और टाइम भी हमारा 30 मिनट का हो चुका है। हम एक पेज को और कवर करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंजी निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हरियाणा का कौन सा गांव कुरुक्षेत्र का समकालीन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। देखिए एक बौद्ध ग्रंथ है, उसका नाम क्या है, मंजी निकाय। उसके अनुसार हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव था जो कुरुक्षेत्र का समकालीन था, यानी कि जब कुरुक्षेत्र था उस समय पर वह गांव भी था, तो वो गांव था हमारा धनकोट गांव। और जो ये हमारा धनकोट गांव है, ये कौन से जिले का हिस्सा है? गुरुग्राम जिले का हिस्सा है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है चनेटी गांव, तो जो ये हमारा चनेटी गांव है ये यमुनानगर जिले का हिस्सा है। सुध गांव भी यमुनानगर जिले का हिस्सा है। और जो ये हमारा अग्रोहा है ये हिसार जिले का हिस्सा है। महात्मा बुद्ध ने धनकोटी गांव में रथपात नामक शिष्य को क्या दिया था? उपदेश दिया था। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मैं स्टार लगा रही हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। देखिए मैंने आपको जो है हरियाणा जो जीके है उसमें बेसिक क्वेश्चनों से भी रूबरू करवाया है, और देखिए अब हम मीडियम लेवल के क्वेश्चनों को भी यहाँ पर रूबरू कर रहे हैं बहुत से सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये क्वेश्चन नए भी होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने वेबसाइट से लिए हैं, हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हरियाणा का जो हिस्ट्री है वहाँ पर इंग्लिश में मैंने अच्छे से रीड किया, उसके बाद नोट्स को अच्छे से बनाया। तो ये आपको ध्यान रख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 352 यहाँ पर लिखा गया है, सम्राट अशोक द्वारा हरियाणा के कौन से स्थानों में बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया गया था? तो देखिए जो ये बौद्ध विहारों का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? कुनाल और सिरसा में करवाया गया था। जो कुनाल है वो फतेहाबाद में जिले का हिस्सा है, और ये मैंने आपको बताया जो कुनाल है वो हरियाणा प्रदेश की सबसे पुरानी क्या है, बस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के ऐतिहासिक गांव टोपरा में सम्राट अशोक द्वारा एक स्तंभ लेख स्थापित करवाया गया था। यह गांव वर्तमान में किस जिले में है? तो यह देखिए जब यह स्तंभ स्थापित करवाया गया था टोपरा गांव में, तो उस टाइम पर यह जो गांव था यह अंबाला जिले का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन क्या है, जो फिरोज शाह तुगलक है वो इस स्तंभ को उखाड़ कर ले गया था अपने साथ, जो मखमल का कपड़ा होता है उसमें लपेट कर, और नदी के सहारे से क्या करके ले गया था, इसको उखाड़ कर ले गया था। उसके बाद क्या किया, जो अंबाला वाले हैं उन्होंने क्या किया कि ऐसा ही क्या होना चाहिए, एक दूसरा हमारे यहाँ पर स्तंभ होना चाहिए याद के रूप में। तो क्या किया गया, टोपरा में दोबारा से अभिलेख को स्थापित करवाया गया था इस स्तंभ को। और तो ये पूछा गया कि एट प्रेजेंट में ये जो हमारा टोपरा गांव है कौन से जिले में आता है? तो ये हमारा यमुनानगर जिले में आता है, ना कि हमारा अंबाला जिले में आता है, क्योंकि जो यमुनानगर जिला हमारा किससे अलग हुआ, ये अंबाला से अलग हुआ, तो इस वजह से यह अंबाला में ना आकर अब यमुनानगर जिले में आता है टोपरा गांव हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंहासन पर बैठे जैन संत की मूर्ति हरियाणा के किस शहर से प्राप्त हुई है? तो ये हमारा सिरसा शहर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय किस जैन विद्वान को जाता है? तो ये देखिए जो हमारा यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा जैन धर्म है, जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय जो जाता है वो जैन वल्लभ सूरी को जाता है। लेकिन जो हरियाणा है, हरियाणा में जैन धर्म को
प्रसार करने का जो श्रेय है वो लोहाचार्य को जाता है, और जो लोहाचार्य थे ये अग्रोहा में इनका जन्म बताया जाता है, अग्रोहा से इनका संबंध बताया जाता है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि में अंकित अशोककालीन स्तंभ लेख हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो खरोष्टी लिपि है उसमें जो अंकित अशोककालीन जो स्तंभ लेख है वो हमें करनाल जिले से मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ हरियाणा की हिस्ट्री के नए क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले होंगे। अगर आपको नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।